और चलिए सबसे पहले बात आस्था और विश्वास के सबसे बड़े माघ मेले की करते हैं। संगम की रेती पर इन दिनों आस्था की अनोखी तस्वीरें हम सबको देखने के लिए मिल रही हैं। देश विदेश से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ प्रयागराज में पहुंची है। देश के कोने कोने से लोग माघ मेले के दौरान आस्था की डुबकी लगाने के लिए माघ पहुंचे हैं। तो वहीं इस पावन धरा पर आस्था और परंपरा के कई रंग बिखरे हैं। लाखों की तादाद में लोग स्नान कर चुके हैं, लेकिन इसी बीच अब पहली बार माघ मेले में अमृत स्नान की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। महाकुंभ की तरह ही माघ मेला भी भव्यता से भरा हुआ है। इसके लिए तैयारियां लगातार की जा रही हैं। इस बार मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के मौके पर वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े अमृत स्नान में शामिल हो रहे हैं। आपके सामने ये 6 तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि माघ मेले में न केवल आस्था के रंग बिखरे हैं, बल्कि ये मेला परंपराओं और संस्कारों से भी भरा नजर आ रहा है। तो माघ मेले के दौरान प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। आस्था और परंपरा के इस संगम में कई रंग भी बिखरे हुए हैं। लाखों की तादाद में लोग स्नान कर चुके हैं, लेकिन इसी बीच अब पहली बार माघ मेले में भी अमृत स्नान की तैयारियां जोरों पर हो रही है। महाकुंभ की तरह ही माघ मेला भी दिव्यता भव्यता से भरा हुआ है। इसलिए इसे ऐतिहासिक बनाते हुए माघ मेले को मिनी कुंभ का स्वरूप दिया जा रहा है, जिसके तहत मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के मौके पर वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े अमृत स्नान में शामिल हो रहे हैं। कड़ाके की ठंड में प्रयागराज की धरती पर गंगा की लहरों के बीच आस्था का समंदर उमड़ा हुआ है। यहाँ श्रद्धा भक्ति रस के अनगिनत रंग बिखरे हैं। जहाँ गृहस्थी, कल्पवास, स्नान, ध्यान समेत कई सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं को जी रहे हैं, तो प्रयागराज में संगम की रेती बैरागियों के तप ध्यान से भी सराबोर है। लेकिन माघ मेला इस बार केवल कल्पवास और साधना तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कुंभ और महाकुंभ की परंपरा को आत्मसात करते हुए अमृत स्नान का साक्षी भी बनेगा। प्रयागराज का माघ मेला 2026 कई नई उपलब्धियों से भरा है और इस बार इस माघ मेले में भी एक नई कड़ी जुड़ रही है। अक्सर महाकुंभ, अर्धकुंभ में शाही स्नान यानी अमृत स्नान जो अखाड़े हैं वो किया करते थे, लेकिन इस बार 3 अखाड़े इस बार अमृत स्नान करेंगे, जिसकी तैयारियां जोर शोर पे चल रही है। माघ मेले में होने जा रहे इस अमृत स्नान को लेकर मेले में लगे सतुआ बाबा शिविर में खाक चौक व्यवस्था समिति की एक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें स्नान यात्रा, सुरक्षा, अनुशासन और धार्मिक मर्यादाओं को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। इसके अनुसार मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के पावन अवसर पर वैष्णव संप्रदाय के 3 प्रमुख अखाड़े निर्मोही अनी, निर्वाणी अनी और दिगंबर अनी पूरे वैभव और धार्मिक मर्यादा के साथ संगम में अमृत स्नान करेंगे। कुंभ महाकुंभ की तर्ज पर इस बार माघ मेले में वैष्णव अखाड़ों का स्नान ध्वज, पताका, अस्त्र शस्त्र, बैंड बाजे और रथों के साथ होगा, जिसमें सैकड़ों संत, महंत, महामंडलेश्वर और पदाधिकारी पारंपरिक वेशभूषा में संगम तट पर पहुंचकर अमृत स्नान का भागी बनेंगे। निश्चित तौर पर संगम में अमृत स्नान की वो तस्वीर न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक होगी, बल्कि सनातन संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को साकार भी करेगी। अमृत स्नान का उत्साह सारे संतों महंतों में है। समस्त कल्पवासी उसको देखना चाह रहे हैं। कुंभ के स्वरूप में जो आप लोगों ने अमृत स्नान का दर्शन किया, वो इस बार माघ मेले में भी उसी दिव्यता और भव्यता के साथ, शस्त्रों के साथ, हनुमान जी की ध्वजा के साथ, घोड़ा वड्डियों के साथ, बैंड बाजों के साथ, उत्साह के साथ, वही रथ और जलूस होते हुए हम सब लोग जगतगुरु द्वाराचार्य महामंडलेश्वर श्री महंत सब लोग सज धज के भगवान की आराधना उपासना करते हुए और संगम में स्नान करने जाएंगे। और अमृत स्नान सनातनी परंपरा के लिए हमेशा से ही गौरवशाली पल रहा है। ऐसे में वैष्णव अखाड़ों के अमृत स्नान की दिव्यता और भव्यता की साक्षात मिसाल माघ मेला भी अब बनने जा रहा है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में पहली बार 3 अखाड़े अमृत स्नान
करने वाले हैं। इस लिहाज से भी इस बार के माघ मेले को मिनी कुंभ कहा जा रहा है। वसंत पंचमी और मौनी अमावस्या के पावन मौके पर वैष्णव संप्रदाय के 3 प्रमुख अखाड़े इस बार अमृत स्नान करेंगे। निर्मोही यानी, निर्वाणी यानी और दिगंबर अनी अखाड़ों के संत पूरे वैभव और धार्मिक मर्यादा के साथ संगम में अमृत स्नान करेंगे। अमृत स्नान के लिए तीनों वैष्णव अखाड़ों के प्रमुख पहले ही माघ मेले में पहुंच चुके हैं और तैयारियां भी चल रही हैं। अमृत स्नान का उत्साह सारे संतों महंतों में है। समस्त कल्पवासी उसको देखना चाह रहे हैं। कुंभ के स्वरूप में जो आप लोगों ने शाही अमृत स्नान का दर्शन किया, वो इस बार माघ मेले में भी उसी दिव्यता और भव्यता के साथ, शस्त्रों के साथ, हनुमान जी की ध्वजा के साथ, घोड़ा वड्डियों के साथ, बैंड बाजों के साथ, उत्साह के साथ, वही रथ और जलूस होते हुए हम सब लोग जगतगुरु द्वाराचार्य महामंडलेश्वर श्री महंत सब लोग सज धज के भगवान की आराधना उपासना करते हुए और संगम में स्नान करने जाएंगे। और वह संगम का स्नान दिव्यता और भव्यता के साथ पूरा विश्व देखेगा। ठाट चौक के बैरागी संतों महामंडलेश्वरों ने अमावस्या का और बसंत पंचमी का 2 स्नान करने का आह्वान किया है और आगामी माघ मेलों में यह तीनों स्नान को हम लोग माघ मेले की कड़ी से जोड़ेंगे। लगभग 300 महामंडलेश्वर, 5-10 जगत गुरु और देवाचार द्वाराचार बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। तो हम लोग माघ मेले में खाक चौक व्यवस्था समिति के अंतर्गत ये स्नान करेंगे, जिसका नाम हम लोगों ने अमृत स्नान रखा है, जो परमिशन भी मिल गई है, प्रशासन ने हमको स्वीकृत भी दे दी है। हमारे तीनों अनी के पदाधिकारी भी रहेंगे और तीनों अनी के हम लोग हैं ही। वैष्णव के जितने अखाड़े हैं यहाँ, सब अखाड़े के कैंप लगे हुए हैं। जगत गुरु भी हैं, रामानंदाचार्य भी हैं और हर प्रकार के लोग हैं। और हम लोग पूर्णतः पूरी भव्य और दिव्य तैयारी करने जा रहे हैं। तो संगम की रेती पर चल रहे माघ मेले की रौनक देखते ही बन रही है। देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र स्नान करने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। देश के कोने कोने से साधु संत भी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। इन्हीं साधु संतों में एक बड़ी संख्या ऐसे सन्यासियों की भी नजर आ रही है जो दंड धारण किए हुए हैं। इन सन्यासियों को दंडी सन्यासी कहा जाता है। मौजूदा समय में लगभग 500 दंडी सन्यासी माघ मेले में पहुंच चुके हैं, जबकि मौनी अमावस्या तक इनकी संख्या बढ़कर 700 के करीब हो जाएगी। आखिर दंडी सन्यासी की ये क्या परंपरा है, कौन बन सकता है दंडी सन्यासी, लोगों के मन में ये भी सवाल रहता है। आइए इन्हीं सवालों का जवाब जानते हैं। संगम की रेती पर माघ मेले की शुरुआत हो गई है और तमाम साधु संत इस माघ मेले में आते हैं। ऐसे ही संत होते हैं दंडी सन्यासी। तो यहाँ पर हम हैं श्री दंडी स्वामी ब्रह्माश्रम महाराज के यहाँ। यहाँ दंडी स्वामी है, इनको यहाँ पर भोजन कराया जा रहा है। अब ये भोग लगा रहे हैं, तो क्या इनकी परंपरा है और कौन दंड धारण कर सकता है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे ब्रह्माश्रम महाराज जी से। महाराज, ये दंडी स्वामी कौन बन सकता है, क्या परंपराएं होती हैं? दंडी सन्यासी जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, जिसका शरीर ब्राह्मण कुल से है, उसी को ब्रह्मदंड धारण करने का अधिकार होता है और वही दंडी सन्यासी बन सकता है। तो ये परंपराएं क्या होती हैं और इस तरह से भोग लगाते हैं यहाँ पर दंडी स्वामी? परंपराओं के रूप में अगर हम देखते हैं तो इष्ट जो हैं हमारे इस मेले के, वो दंडी सन्यासी होते हैं। इसीलिए प्रत्येक कल्पवासी भी किसी न किसी दंडी सन्यासी को भोग लगवा करके ही भोजन प्राप्त करता है और जगह जगह जाकर के दंडी सन्यासी कृपा करते हैं और उनके यहाँ भोग लगा करके उनकी आस्था को और प्रबल करते हैं, उससे सनातन को और ज्यादा जागृत करते हैं। महाराज, ये जो पहचान कैसे होती है दंडी स्वामी? जिसके हाथ में ब्रह्म दंड होता है, दंड के रूप में, जो कि बांस की लकड़ी का होता है, उसमें ग्रंथियां होती हैं, ग्रंथियों में गंधर्व की स्थापना होती है। ब्रह्म दंड में जो है ब्रह्म मुद्रा की स्थापना होती है, लक्ष्मी पटकी सूत्र की स्थापना होती है। जब ब्राह्मण का यज्ञोपवीत और शिखा परित्यक्त होता है तो यज्ञोपवीत का ब्रह्म सूत्र बना करके दंड के अंदर बांध दिया जाता है। महाराज जी पूरे इस तरह से आश्रमों में जाते हैं और भोग लगाते हैं? हाँ बिल्कुल, जहाँ जहाँ भी उन्हें बुलाया जाता है वहाँ वहाँ पहुँचते हैं और जाकर के भोग लगाते हैं। अच्छा, संख्या कितनी होती है लोग? इस समय 500 के करीब है। अमावस्या के समय तक जो है 700 की संख्या यहाँ मेले में पहुँच जाएगी। महाराज, अग्नि वाली जो बात है कि अग्नि जला नहीं सकते हैं, क्या है इनका जो है दंडी स्वामी? 2 तरीके से होता है। एक अग्नि, ये अग्नि है जिससे हम आरती पूजा भी करते हैं, उसकी तो परम आवश्यकता होती है। अध्यात्म रूप से जब हम देखते हैं तो अग्नि कुंड समनारी है, घृत समान नर होए, अछुवते पिघले तुरंत सोताते वर्जित हो। बिल्कुल धन्यवाद। ये दंडी स्वामी हैं और माघ मेले में ब्रह्माश्रम महाराज के यहाँ आए हैं और यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करके
अब वो दूसरे धाम पर रवाना हो जाएंगे। तो इस तरह से दंडी स्वामी तमाम जगह जाकर पूरे मेले में भोजन प्रसाद और इस तरह से भोग लगाकर फिर दूसरी जगह पर जाकर इस तरह से फिर अन्य जगहों पर पूरे माघ मेले में ऐसे ही भ्रमण करते रहेंगे। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, माघ मेला में बड़ी संख्या में साधु संत और श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनकी सेहत का ख्याल रखना प्रशासन के लिए बड़ी जिम्मेदारी है। तो माघ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सेहत का ख्याल रखने के लिए 2 बड़े चिकित्सालय स्थापित किए गए हैं, त्रिवेणी चिकित्सालय और झूसी क्षेत्र में गंगा चिकित्सालय। इनमें गंगा चिकित्सालय को शहर के बड़े अस्पतालों की तर्ज पर तैयार किया गया है। ये 20 बेड का आधुनिक अस्पताल है, जिसमें ऑपरेशन थिएटर, डेली ओपीडी, डिलीवरी पॉइंट, वैक्सीनेशन केंद्र, प्रीनेटल चेकअप, बाल रोग एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं यहां पर मिल जाएंगी। खास बात यह है कि कंट्रोल रूम भी यहां पर है, जहां मरीजों की सूचना पर तुरंत एम्बुलेंस या अस्पताल पहुंचने की व्यवस्था करवाई जाती है। ये सारी सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त में मिलेंगी। संगम की रेती पे लगे महामाघ मेला में एक बड़ा चैलेंज होता है श्रद्धालुओं को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने का। यही वजह है कि इस बार महामाघ मेला 2026 में जो स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए महामाघ मेले में 2 बड़े हॉस्पिटल बनाए गए हैं। इन 2 बड़े हॉस्पिटल में शहर के एक बड़े हॉस्पिटल की सुविधाएं यानी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई गई है। हर एक श्रद्धालुओं को कई बीमारियों से दूर रखने के लिए स्पेशल डॉक्टर्स बैठा ले गए हैं। एक महिला किसी भी कंडीशन में बीमार होती हैं तो उसके लिए स्पेशली एक ऑपरेशन थिएटर भी बनाया गया है। यानी इस महामाघ मेला में हॉस्पिटल की सुविधा दी गई है ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी सुविधाएं मिल सके। आनंदराज, गुड न्यूज टुडे, प्रयागराज। जोशी साइड में गंगा इस पार एक बड़ा अस्पताल बनाया गया है जिसका नाम गंगा चिकित्सालय रखा गया है और ये बड़े पैमाने पर अस्पताल बने हुए हैं। यहाँ सारी सुविधाएं हर तरह की दी जा रही हैं। क्या क्या सुविधाएं हैं सर यहाँ? जैसे कि हमारे यहाँ डॉक्टर हैं, महिला डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं और जनरल फिजिशियन हैं, डेंटल हैं, आई के डॉक्टर हैं, मतलब हर तरह के डॉक्टर हैं और जांचें भी हैं जिसमें हर एक जांच और सारे चिकित्सक हमेशा उपलब्ध रहते हैं। ऑपरेशन माइनर ओटी है, जैसे प्रसव के लिए है तो हमारे पास डॉक्टर भी हैं, स्टाफ भी हैं जो इन केस कोई आता है तो उनको प्रसव कराया जा सकता है। स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत बढ़िया हैं, 1 नंबर व्यवस्था है। मैं स्वयं यहाँ पर जो अभी दवाई लेने आया था बहुत बढ़िया तरीके से डॉक्टर साहब ने देखा था और दवाइयाँ भी मिली। जैसी सुविधाएं मिल रही हैं मैं उन सुविधाओं के लिए धन्यवाद। ये सुविधा बहुत अच्छी दे रही है। हर डॉक्टर यहाँ प्रेजेंट है, हर एक स्टाफ प्रेजेंट है, स्टाफ नर्सेस प्रेजेंट हैं, गायनोकोलॉजिस्ट प्रेजेंट हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ, एमडी मेडिसिन, हर तरीके के डॉक्टर यहाँ प्रसिद्ध हैं। हर तरीके की सुविधाएं मिल रही हैं। जितने भी पेशेंट आ रहे हैं हम पेशेंट की तरह ही हैं और यहाँ पे हर तरीके की सुविधाएं मिल रही हैं। जो भी डॉक्टर लिख रहा है मेडिसिन, हर दवा मिल रही है। किसी भी पेशेंट को कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है। जो भी दिक्कतें असुविधाएँ हो रही हैं आप स्टाफ पे बताइए तो स्टाफ आपकी हेल्प कर रहा है, पूरी तरीके से हेल्प कर रहा है। हर तरीके के एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है। तीर्थराज प्रयागराज में एक तरफ आस्था और भक्ति की बयार बह रही है तो वहीं दूसरी तरफ इसी माघ मेले में ज्ञान की गंगा बह रही है। मेले में काम करने वाले सैकड़ों सफाई कर्मियों के बच्चों की शिक्षा के लिए यहाँ एक स्कूल बनाया गया है, जहां अलग अलग जिलों से आए सफाई कर्मचारियों के 333 बच्चों ने दाखिला लिया। शानदार क्लासरूम और इन क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने के लिए हाईटेक सुविधाएं। ये कोई प्राइवेट स्कूल नहीं बल्कि ये संगम की रेती पर चल रहा विद्या कुंभ प्राथमिक विद्यालय है, जहां बच्चों को बड़े ही रोचक अंदाज में पढ़ाया लिखाया जा रहा है। ये तमाम बच्चे उन सफाई कर्मियों के हैं जो यूपी के अलग अलग जिलों से आकर माघ मेले में साफ सफाई का जिम्मा संभाल रहे हैं। ऐसे में इन सफाई कर्मियों के बच्चों की शिक्षा अधूरी न रह जाए, इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से ये अनोखी पहल की गई है।
ये सैनिटेशन कॉलोनी में जो सफाई कर्मी आए हैं, जो हमारी माघ मेले की स्वास्थ्य सुरक्षा और सफाई व्यवस्था देखने के लिए आए हैं, उन्हीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए ये विद्यालय खोला गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री अनिल कुमार जी और DCMDM जो हैं हम लोगों के श्री राजीव कुमार त्रिपाठी जी की ये अभूतपूर्व सोच है और प्रशासन ने सहयोग दिया है, जिसमें ये विद्यालय खोला गया है। ये स्कूल माघ मेला के सेक्टर 3 में विद्या कुंभ प्राथमिक विद्यालय के नाम से चल रहा है, जहां कुल 333 बच्चों ने दाखिला लिया है। इनमें यूपी के अलावा मध्य प्रदेश और दिल्ली के बच्चे भी यहां शिक्षा ले रहे हैं। यहाँ पे सफाई करने आए थे, दिल्ली से आए हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे स्कूल खुला था, हमारी पढ़ाइयों से छूट रही थी, मम्मी पापा को टेंशन हो रही थी, इसलिए फिर यहाँ पे आज स्कूल खुले, सर ने बढ़ाया, ऐसे नाम लिखा, मम्मी पापा भी ध्यान कर रहे थे, बोला स्कूल जाया करो रोज। सर भी बोल रहे थे चलो पढ़ाई भी तुम कर ले करो, हमारा काम भी हो जाए, स्कूल अच्छा पढ़े थे। मेरा नाम श्वेता है, मैं आई हूँ कंजौली से। किनके साथ? मम्मी पापा के साथ। किस लिए मम्मी पापा आएंगे बेटा? यहाँ पे काम करने आए हैं। मेरी पढ़ाई यहाँ पे हो रही है, कंजौली भी पढ़ती थी मैं यहाँ। किसी आम स्कूल की तरह ही यहाँ पढ़ रहे बच्चों का पूरा ख्याल शिक्षकों की ओर से रखा जा रहा है। पढ़ाई के दौरान चाहे इंडोर एक्टिविटीज हो या फिर आउटडोर एक्टिविटीज, शिक्षक पूरी जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोग दूसरे विद्यालय से हैं, प्रयागराज से ही दूसरे विद्यालय से हैं, लेकिन हम लोग को अवसर मिला है प्रयागराज में बच्चों को पढ़ाने के लिए। हम लोग इतना चाहते हैं बच्चे जो यहाँ है, जो जहाँ से आए हुए हैं, उनकी पढ़ाई में कोई डिस्टरबेंस ना हो और इन लोगों को हम लोग उसी कंटेंट, इनका कंटेंट पीछे ना छूटे, उसको हम लोग रेगुलर करते हुए यहाँ हम लोग बच्चों को देखते हैं। हम सभी यहाँ कार्यरत शिक्षिकाओं का यही प्रयास रहेगा कि इन सभी छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा देकर और अपने को भी सफल कर सकें और इस जो मुहिम छेड़ा गया है इसको भी सफल बना सकें। आपको बता दें कि एजुकेट गर्ल्स की ओर से विद्या कुंभ पहल को महाकुंभ के दौरान शुरू किया गया था, जिसे अब माघ मेला 2026 में शिक्षा विभाग के सहयोग से आगे बढ़ाया जा रहा है। माघ मेला जहां साधु संत और सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है, वहीं इसी माघ मेले में शिक्षा की ये पहल प्राथमिक विद्यालय खोलकर अच्छी तरीके से की गई है। उन बच्चों की पढ़ाई अधूरी ना रह जाए, इसका ख्याल रखा जा रहा है। आनंद राज, गुड न्यूज़ टुडे, प्रयागराज। और चलिए अब बात मौसम की कर लेते हैं। मौसम के तेवर कैसे हैं वो दिखाते हैं आपको। देखिए, जिंदगी का सामना इस वक्त साल के सबसे ठंडे दिनों से हो रहा है। दिल्ली NCR में आज सुबह हुई बारिश के बाद गलन वाली ठंड बढ़ गई है। राजधानी और आसपास चल रही ठंडी हवाओं की वजह से न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री तक बना हुआ है। यूपी में मौसम लोगों की कड़ी परीक्षा ले रहा है। घना कोहरा, शीतलहर की वजह से लोगों का तमाम दिक्कतों से दो चार होना लाजमी हो गया है। पहाड़ों पर ठंड ज़बरदस्त है। श्रीनगर में पारा 0 से 1 के बीच में चल रहा है। बांदीपुरा में ठंड के बीच सेना लोगों को मदद भी पहुंचा रही है। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं ठंड की वजह से यातायात तो प्रभावित हुआ है, लेकिन लोगों की रोज़मर्रा की मुश्किलें जो हैं वो भी काफ़ी हद तक बढ़ गई हैं। तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जहां बर्फबारी का मज़ा लेने के लिए पर्यटक भारी संख्या में पहुंचे हैं और स्नो गेम्स भी यहाँ पर चल रही हैं। वो अब नहीं निकल रहे हैं। यहाँ नॉर्मल डे के कंपैरिजन में आज तो थोड़ी ज़्यादा तो सुबह हल्की बारिश के बाद दिल्ली और आसपास के इलाकों में पारा लुढ़क गया। ठंड के साथ गलन वाली सर्दी महसूस की जा रही है। कैसा रहा आज दिल्ली और नोएडा में सुबह का मौसम, चलिए आपको दिखाते हैं। बृहस्पतिवार से हिमालय के रेंज से आने वाली उत्तरी बर्फीली हवाओं का असर दिल्ली और NCR के शहरों में जबरदस्त रूप से देखने को मिला। तो तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस तक दिल्ली में पहुंच गया, न्यूनतम इस साल का। और शुक्रवार को यानी कि 9 जनवरी को इसका असर अभी भी देखने को मिल रहा है। लगातार बर्फीली हवाओं की वजह से ठंड का एक अलग असर दिल्ली में फिलहाल देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ
विजिबिलिटी भी दिल्ली और उत्तर भारत के कई इलाकों में कम हुई है। ये अक्षरधाम मंदिर के पास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अक्षरधाम मंदिर एक तरह से कोहरे में ढका हुआ है। विजिबिलिटी थोड़ी बेहतर है साल की शुरुआत के लिहाज से अगर आप देखेंगे, लेकिन पीछे का इलाका जो आमतौर पे यहाँ से स्पष्ट दिखाई देता है वो कोहरे से पूरी तरह से ढका हुआ है। हालांकि जब कैमरा पैन होगा और धीरे धीरे हाईवे की तस्वीर आपको दिखाई देगी, तो साल की शुरुआत में हमने जो देखा था कि विजिबिलिटी इतनी ख़राब थी, गाड़ियाँ फॉग लाइट टेल लाइट के बिना नहीं चल पा रही थी, उस लिहाज से तस्वीरें बेहतर हैं। लेकिन मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी कर रखा है। येलो अलर्ट का मायने ये है कि दिल्ली में ज़बरदस्त ठंड होने वाली है, फॉग और कोहरे का असर होने वाला है। मौसम विभाग के अनुमान के हिसाब से दिल्ली में न्यूनतम तापमान जहां 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, वहीं अधिकतम तापमान में बहुत ज़्यादा इजाफा आज होता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि जो एयर ट्रांसपोर्ट है उस पर ज़रूर असर पड़ रहा है। एयर इंडिया जैसे विमान ऑपरेटर्स ने इस बात को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है कि उत्तर भारत के कई सारे एयरपोर्ट्स पे डेंस फॉग कंडीशन की वजह से विमान के ऑपरेशंस पर असर पड़ सकता है। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। ठंड की दस्तक पहले ही थी, लेकिन अब तो मानिए कि जैसे हड्डियां कांप जाएंगी। और मौसम विभाग ने पहले चेतावनी दी थी कि कोल्ड वेव नहीं बल्कि कोल्ड डेज देखने को मिलेगा 15 तारीख तक। और इस बीच नोएडा में, खासकर नोएडा और एनसीआर के कई सारे हिस्सों में बूंदाबांदी सुबह देखने को मिली, जिसके बाद तापमान और ज़्यादा गिर गया है और इसी के लिए कपकपाती ठंडी है। तो आसपास जितने लोग आपको दिखेंगे सब मोटे मोटे जैकेट में दिखाई देंगे। आप भी घर से निकल रहे हैं बाहर तो अपना ख्याल रखें। तो हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और इसके साथ साथ एनसीआर के तमाम इलाके, छोटे जो कहीं पर है थोड़ी मोटी बरसात हुई है, हल्की बारिश है, लेकिन इसी के साथ आसमान तो साफ हो जाएगा। AQI में भी एनसीआर वालों को राहत मिलेगी, लेकिन होगा नुकसान ये कि दरअसल तापमान जो है बहुत कम हो गया है और इसी के चलते ठंड अचानक बढ़ गई है। सुबह 8 बजे अगर आप समय देखेंगे तो अगर टेम्परेचर देखेंगे तो दिल्ली में अकेले तापमान, नोएडा में देखिए 6 डिग्री सेल्सियस तापमान नोएडा में है। ये सुबह के लगभग 8 बजे का है। तो आप समझिए कि चूंकि कोल्ड डेज का अलर्ट है तो 15 जनवरी तक लगभग यही स्थिति बनी रहेगी। उधर पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी है और चूंकि एक पश्चिमी विक्षोभ भी आगे आ रहा है, जिसके चलते अगले 2 सप्ताह तक फिर एक बार पहाड़ी इलाकों पर जो है बर्फबारी होगी, तो मैदानी इलाकों में ठंडक बढ़ेगी। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में अचानक तापमान बहुत ज़्यादा गिरा है और पारा गिरने के चलते ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नोएडा में मनीष झा के साथ में आशुतोष मिश्रा। और देखिए, ठंड की वजह से यूपी और बिहार का हाल भी बेहाल हो गया है। यहाँ के शहरों में पारा 4 से 5 डिग्री तक लुढ़क चुका है। यहाँ पे अगले 3-4 दिनों तक मौसम जिंदगी का कड़ा इम्तिहान लेने वाला है। तो कैसे है लखनऊ और पटना में सर्दी, चलिए दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ठंड और पारा लगातार गिरता जा रहा है और ऐसे में टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो तकरीबन 4 से 5 डिग्री पहुंच जा चुका है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के चाहे वाराणसी की बात करें, अयोध्या की या इसके अलावा बहराइच की, वो हर वो जगह जहां पर ठंडक का लोगों को एहसास हो रहा है और सुबह सुबह विजिबिलिटी भी कम हो रही है। मेरे पीछे मैं इस समय लखनऊ जनेश्वर मिस पार्क के पास हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी हल्की सी धुंध बनी हुई है, जिसकी वजह से सुबह में काफ़ी लोगों को जो सैर करने निकलते थे वो अब नहीं निकल रहे हैं। यहाँ तक लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो सभी लोग जो सुबह सुबह निकलते थे वो काफ़ी कम हो गई तादाद। हालांकि ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से ठंडक बढ़ी है उसको लेकर लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा चैतन्य है। और वो इस समय जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में अगर हम बात करें तो ठंडक लगातार बढ़ी, लोग चाय का सहारा ले रहे हैं, इसके अलावा अलाव का सहारा ले रहे हैं, जिससे कि वो कहीं ना कहीं ठंडक को दूर कर सकें। आप देख सकते हैं कि जनेश्वर मिस पार्क है और वहाँ पर भी कई ऐसे लोग हैं जो अलाव जलाकर सुबह इस ठंडक को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि टेम्परेचर और विजिबिलिटीज लगातार कम हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ भी कई लोग बैठे उनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? सर वर्षा। जी वर्षा, क्या कितनी ठंडक हो रही है? आप लोग सुबह से अलाव ले रहे हैं? सर ठंड तो काफ़ी हो रही है, गलन हो रही है, आज तो बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। हम लोग बस आए यहीं पे बैठ गए आग के पास। नॉर्मल डेज की तुलना में आज कितना आपको लग रहा है, चूंकि गलन और ठंडक जिससे कि अलाव बचाने के लिए आप लोग प्रयोग कर रहे हैं? नॉर्मल डे के कंपैरिजन में आज तो थोड़ी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि गलन है, गाड़ी चलाने में हाथ पूरे फ्रीज हो जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि मतलब हाथ भी है। पकड़ना निकले तो पता नहीं हम लोग कहाँ जाए। देखिए, साफ तौर से जो लोग हैं उनका भी यही मानना है कि आज गलन ज़्यादा है और इसकी वजह से लोग या तो अलाव का सहारा ले रहे हैं या तो
जो तरल पदार्थ हैं गर्म पे उनका ले रहे हैं। तो ये तो साफ तौर से जो परिस्थिति है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की, उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह की मौसम लगातार चेंज हो रहा है, टेम्परेचर लगातार गिर रहा है। जो पारा है वो तकरीबन रात में 4 से 5 डिग्री तक हो जाता है और दिन में यही 8 से 9 डिग्री रहता है। ऐसे में जिस तरीके से विजिबिलिटीज भी कम होती है तो लोगों को खासी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। बिहार में लगातार ठंड की वजह से जनजीवन बदहाल है और पटना समेत बिहार के 36 जिलों में जो कोल्ड डे की स्थिति है वो बनी हुई है। आज भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि बिहार के ज़्यादातर जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड होगा। अगर राजधानी पटना की बात करें तो कल यानी कि गुरुवार को राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 16 डिग्री और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। हालांकि बिहार के सबसे ठंडे जिले के तौर पर गया जी का तापमान कल रिकॉर्ड न्यूनतम 4.1 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। बिहार के 6 जिले ऐसे रहे जहां पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री या उससे कम रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक सुबह के वक्त ज़्यादातर जिलों में घना कोहरा रहेगा और जब धूप निकलेगी भी तो राहत मिलने की बहुत उम्मीद नहीं है। फ्लाइट ऑपरेशन लगातार पटना से डिलेड है, कैंसिल है और तेजस राजधानी समेत लगभग 9 ऐसी ट्रेनें रहीं जो कल देरी से चली और आज भी मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। देखिए, कश्मीर के साथ पंजाब भी इस वक्त ठंड से ठिठुर रहा है। वहां कैसे हालात हैं बता रहे हमारे सहयोगी असीम बसी और अशरफ बान। देखिए, चंडीगढ़ के और आसपास के इलाकों में जो सर्दी है वो लगातार बढ़ रही है। इस वक्त हम चंडीगढ़ शिमला हाईवे के ऊपर हैं और लगभग 4 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन विजिबिलिटी आप देख सकते हैं कि पुअर है। आज फिर आउटस्कर्ट्स में कल हमने देखा था चंडीगढ़ में बिल्कुल क्लियर था, लेकिन अभी जो है विजिबिलिटी पुअर है। चंडीगढ़ शिमला हाईवे के ऊपर हम खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी व्हीकल्स अप्रोच कर रहे हैं वो हेडलाइट्स ऑन करके आ रहे हैं क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो पुअर है और मोबिलिटी है वो स्लगिश है। आप देख सकते हैं अभी हाईवे से जो गाड़ियाँ जो आ रही हैं वो सभी अपनी ब्लिंकर लाइट्स, पार्किंग लाइट्स, हेडलाइट्स जो हैं वो ऑन करके आ रही हैं और दूर से अगर आप तस्वीर देखें तो उस तरफ हाईवे है और वहाँ से भी जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं केयरफुली आ रही हैं ताकि किसी तरह का कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई कोलिजन ना हो, क्योंकि लगातार अब जो है ठंड जो है इस रीजन में बढ़ रही है और इस वक्त लगभग 4 डिग्री टेम्परेचर है और मोबिलिटी जो है स्लगिश है क्योंकि जो धुंध आप देख सकते हैं चंडीगढ़ शिमला हाईवे के ऊपर, जिसके कारण ये मौसम ठंडा भी है और इसके अलावा जो विजिबिलिटी भी है वो पुअर है। चंडीगढ़ शिमला हाईवे से कैमरा पर्सन अमन के साथ असीम बसी। शुक्रवार की रात श्रीनगर में सबसे ठंडी रात इस मौसम की थी जब तापमान -6 डिग्री तक लुढ़का। श्रीनगर में डल झील जमनी शुरू हो गई है और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में तापमान -8 से -10 डिग्री तक लुढ़का है। आने वाले दिनों में भी फिलहाल कश्मीर में लोगों को इस कड़ाके की ठंड से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। अगर कश्मीर के पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर जमकर पिछले 1 हफ्ते के दौरान बर्फबारी हुई है, जिससे न सिर्फ ठंड में इजाफा हुआ है बल्कि यहाँ पर जनजीवन भी काफी मुश्किल हुआ है। गुरेज घाटी में सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई है, वहां पर अब आम लोगों की मदद के लिए सेना आगे आई है। गुरेज में नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद अब सेना की तरफ से उन इलाकों में चिकित्सा के कैंप पैदल जवानों की तरफ से आयोजित किए जा रहे हैं। फिलहाल 20 जनवरी तक कश्मीर में मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा, कोई बर्फबारी नहीं होगी बल्कि ठंड और बढ़ेगी और उसके बाद फिर मौसम बदल जाएगा। गौरतलब है कि कश्मीर में मैदानी इलाकों में लोगों को अभी भी पहली बर्फबारी का इंतजार है। मुजफ्फर अहमद के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर। देखिए, सोमनाथ धाम में सनातन आस्था उसके अखंड स्वाभिमान का उत्सव मनाया जा रहा है। आज इस उत्सव का दूसरा दिन है। ये कार्यक्रम 11 जनवरी तक सोमनाथ धाम में यूं ही चलेगा। इस पर्व के दौरान न सिर्फ कई धार्मिक अनुष्ठान होंगे बल्कि कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। असल में सोमनाथ मंदिर की स्थापना के 1000 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो सोमनाथ मंदिर पर साल 1026 में यानी 1000 साल पहले महमूद गजनवी ने हमला करके उसे नष्ट कर दिया था। लेकिन महमूद गजनवी के मंदिर को नुकसान पहुंचाने के बाद मंदिर एक बार फिर से खड़ा हुआ।
सोमनाथ मंदिर को एक बार फिर से 20वीं शताब्दी में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जीर्णोद्धार का संकल्प लिया। इसके बाद फिर से मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। इस बात के भी 75 साल पूरे हो रहे हैं, लिहाजा इन दोहरे संयोग के मौके पर पूरे गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। धाम को सजाया संवारा गया है। सोमनाथ में मनाए जाने वाले स्वाभिमान पर्व की जबरदस्त तैयारी है। मंदिर परिसर, रास्तों में लाइटिंग की गई है और पीएम मोदी भी अपने इस पर्व के समापन में शामिल होने के लिए गुजरात आ रहे हैं। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सोमनाथ उत्सव का। ये स्वाभिमान पर्व जो है उसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आज से उसके अखंड स्वाभिमान का उत्सव यहां पर मनाया जाएगा। पीएम मोदी भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। इस उत्सव का आज दूसरा दिन है और ये कार्यक्रम 11 जनवरी तक सोमनाथ धाम में यूं ही चलेगा। वेद की ऋचाओं से 10 दिशाएं गूंज रही हैं। वेद मंत्रों से महादेव के इस पावन धाम में देवताओं का आह्वान किया जा रहा है। इस भक्तिमय अंदाज में महादेव का धाम सोमनाथ स्वाभिमान का उत्सव मना रहा है। 11 जनवरी यानी रविवार तक यूं ही सोमनाथ शौर्य गाथा कार्यक्रम चलता रहेगा। आपको यहाँ पर दोनों तरफ पेंटिंग मिलेगी रास्ते की, और रात को यहाँ पर जो लाइटिंग की गई है उसकी रोशनी से माहौल कुछ बदल सा गया है और इसी माहौल के कारण यहाँ आने वाले श्रद्धालु हो, टूरिस्ट हो, वो रोमांचित हो उठे हैं। इस स्वाभिमान के उत्सव के लिए पूरा शहर दुल्हन की तरह सजा है। रंग बिरंगी लाइट से सजा शहर एक दिव्य नगर की तरह चमक रहा है। ये देखने में ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग का वैभव धरती पर उतर आया हो। एक है कि जो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व है वो खूब धामधूम से, खूब उल्लास के साथ और खूब जोश के साथ मनाया जा रहा है। पेड़ों पर टंगी घंटियों का शोर इस उत्सव का रोमांच कई गुना बढ़ा रही है, जबकि ओम की आकृतियां सनातन का संदेश जन जन तक पहुंचा रही हैं। शहर की दीवारों पर महादेव की अलग अलग मुद्राओं वाली पेंटिंग्स आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास करवा रही हैं। इसी तरह हवा में शान से लहराते धर्मध्वज सनातन का गान कर रहे हैं। यहाँ पहुंचे श्रद्धालुओं को कई प्रतिष्ठित मंदिरों की रेप्लिका देखने को मिल रही हैं, जो एक जगह कई तीर्थों के दर्शन का पुण्य एहसास करवा रहा है। गिर सोमनाथ से दिलीप मौर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।